वेलकम टू स्टडी पॉलिटिक्स। आज हम बात करेंगे अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम के हवाले से कि अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम क्या है और ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका के कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसके अहम फीचर्स क्या हैं, इसको हम देखेंगे। इसके बाद अमेरिकन कांग्रेस जिसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट आता है, इसको हम देखेंगे। उसके बाद अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंड करने का क्या तरीका है, इसको हम देखेंगे। और अमेरिका का जो सदर है उसको इम्पीच करने का क्या तरीका है, इसको हम देखेंगे। और सबसे आखिर में फेडरल जुडिशल सिस्टम अमेरिका में क्या है, इसको हम देखेंगे। तो आज हम ये सारी चीज़ें देखेंगे और अमेरिका का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो क्या है, इसके बारे में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए कि अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है और इसके क्या फीचर्स हैं। अब इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है प्रीएम्बल, और प्रीएम्बल हमें शो करती है पॉपुलर सोवरेनिटी, यानी अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो सोवरेनिटी है वो लोगों के पास है। पीपल आर सोवरन, ठीक हो गया। जैसे कि फ़र्ज़ करें पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, कि जो अल्लाह है वो सोवरन है। लेकिन अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में पॉपुलर सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है। अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो प्रीएम्बल है वो स्टार्ट होती है वी के लफ्ज़ से, ठीक है, वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी एक फ़र्द ने या दो फ़र्द ने या चंद लोगों ने मिलकर नहीं लिखा, बल्कि वो स्टार्ट ही इस लफ्ज़ से होता है कि वही हम द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका के लोग। फिर आगे वो सारा आता है कि हम, यानी कि जो भी पावर जिसको देनी है, एग्जेक्टिव क्या है, लेजिस्लेचर क्या है, और बाकी जो स्टेट ऑर्गन्स हैं वो कैसे होंगे, उसके बारे में वो लिखते हैं। तो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला फीचर क्या है कि इसमें हमें पॉपुलर सोवरेनिटी मिलती है। नंबर 2, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, और दुनिया का ये पहला कॉन्स्टिट्यूशन है जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इससे पहले यानी कि हमें ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन मिलता है जो कि अनरिटन है, लेकिन कुछ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि यूके के कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स बनते हैं। लेकिन जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है ये रिटन है। ये लिखे होने के साथ साथ सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन भी है, यानी ये बहुत छोटा है, आप आसानी से इसे 1 से 2 घंटे में पढ़ सकते हैं। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 7 आर्टिकल्स हैं और अब तक इसमें 27 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। और ये जो 27th अमेंडमेंट थी ये क्या थी, ये आगे मैंने बताया, तो वहाँ पे आप देखिएगा। तो दूसरा फीचर ये हुआ कि ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। नंबर 3, रिजिडिटी। अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंड करना इंतहाई मुश्किल प्रोसेस है। यही वजह है कि 1789 में अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बना और आज 2024 है। तो इतना अरसा गुजरने के बावजूद ये तकरीबन 250 साल बनते हैं आलमोस्ट, तो 27 अमेंडमेंट पास हो चुकी हैं, ठीक है, यानी सिर्फ 27 अमेंडमेंट 250 साल में पास हुई हैं। तो यहाँ से अंदाज़ा होता है कि अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना कितना मुश्किल प्रोसेस है, और इसके बारे में मैं आपको आगे डिटेल से भी बताऊँगा। इसके बाद चौथे नंबर पर इसमें आता है सेपरेशन ऑफ पावर्स। अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमें थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का एलिमेंट मिलता है, यानी अमेरिका के अंदर जो लेजिस्लेचर है, जो एग्जेक्टिव है और जो जुडिशरी है वो टोटली डिफरेंट है, एक दूसरे से अलग अलग हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अमेरिका में जो प्रेसिडेंट होता है उसको 4 साल के लिए अलग से इंतखाब किया जाता है। जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी वहाँ का जो लेजिस्लेचर है इसको 2 साल के लिए अलग से मुंतखब किया जाता है, और जो सेनेट है इसको 6 साल के लिए, यानी इसके जो मेंबरान होते हैं वो 6 साल के लिए अलग से चूज़ किए जाते हैं। इसी तरह वहाँ पर जो जुडिशरी है, ठीक है, वहाँ के जो जज होते हैं उनकी लाइफ मेंबरशिप होती है, यानी कि उनकी कोई एज की लिमिट नहीं है कि इसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे, वो लाइफ टाइम होती है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि प्रेसिडेंट को वहाँ अलग से चूज़ कर रही है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को अलग से, सेनेट को अलग से, जुडिशरी अलग से है। तो यहाँ पे हमें टोटल एक सेपरेशन नज़र आती है, यानी जो प्रेसिडेंट है यानी जो चीफ एग्जीक्यूटिव है ये सेपरेट है, जो लेजिस्लेचर है, ठीक है, इन दोनों को मिला के ये सेपरेट है, जुडिशरी सेपरेट है। तो यहाँ से हमें थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स नज़र आती है। इसके बरक्स अगर हम यूके को देखें तो यूके की जो पार्लियामेंट है उसमें जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स, तो इसके अंदर ही से जो प्राइम मिनिस्टर होगा वही होगा, इसके अंदर से ही जो कैबिनेट है वही होगी। तो जो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट वही लेजिस्लेचर का पार्ट है, और प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट वही एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। इसी तरह हम जानते हैं कि 2005 से पहले जो हाउस ऑफ लॉर्ड था वो एज जो हाईएस्ट कोर्ट था यूके के अंदर वो भी काम करता था। 2005 के बाद वहाँ पे अलग से सुप्रीम कोर्ट बन गई है, लेकिन उससे पहले हाउस ऑफ लॉर्ड ही वहाँ पे जो अल्टीमेट अदालत थी वही थी। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो यूके का सिस्टम था उसमें जो यूनियन ऑफ पावर्स है वो हमें नज़र आती है, लेकिन जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमें सेपरेशन ऑफ पावर्स नज़र आती है। तो इसको हम आगे देखते हैं। इसके बाद 5वें नंबर पर हम देखते हैं फेडरल सिस्टम। अब फेडरल सिस्टम क्या होता है, फेडरलिज्म क्या होता है, इस पर आप मेरी अलग से वीडियो देख सकते हैं।
तो इन शॉर्ट ये कि एक तरफ होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और एक तरफ होती है गवर्नमेंट ऑफ फेडरेटिंग यूनिट्स। अब जिस तरह पाकिस्तान है तो पाकिस्तान में एक तरफ नेशनल असम्बली है और एक तरफ 4 सूबे हैं, सूबा पंजाब, सूबा सिंध, सूबा सरहद, सूबा बलूचिस्तान। हर सूबे की अपनी एक असम्बली है। तो एक तरफ नेशनल असम्बली है, वफाक है, एक तरफ फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, हर सूबे की अपनी असम्बली है। फिर बीच में आता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है कि कितनी पावर्स सेंटर के पास हैं और कितनी पावर्स फेडरेटिंग यूनिट्स के पास हैं। पावर्स की इस डिस्ट्रीब्यूशन को सेंटर के दरमियान और फेडरेटिंग यूनिट्स के दरमियान इस डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं फेडरलिज्म। और यही सिस्टम अमेरिका के अंदर हमें मिलता है। अमेरिका के अंदर 50 रियासतें हैं और हर रियासत की अपनी जो असम्बली है, अपनी लेजिस्लेचर की असम्बली है जिसमें वो आइनसाजी करते हैं। और इसके अलावा एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जो कि कांग्रेस की फॉर्म में मौजूद है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन अ लिस्ट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स हैं वो एक लिस्ट में लिखी हैं। आमतौर पर 3 लिस्टें होती हैं। लिस्ट ए होती है, लिस्ट बी होती है और एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है। लिस्ट ए में सेंटर की पावर लिख दी जाती हैं, लिस्ट बी में सेंटर फेडरेटिंग यूनिट्स की पावर्स लिख दी जाती हैं और एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें दोनों सेंटर भी और फेडरेटिंग यूनिट्स भी आइनसाजी कर सकते हैं। बाज़ औक़ात सिर्फ 2 लिस्टें होती हैं, एक फेडरेटिंग यूनिट्स के हवाले से होती है और एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है और बाकी जो पावर्स होती हैं वो सारी की सारी फेडरेटिंग यूनिट्स को दी जाती हैं। और यही काम अमेरिका के अंदर है। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ एक ही लिस्ट है, ठीक है, पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन अ लिस्ट। एक लिस्ट है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जिन कामों पे आइनसाजी कर सकता है, लेजिस्लेशन कर सकता है, वो लिख दी गई हैं और बाकी जितनी भी पावर बचती हैं वो सारी की सारी किनको जाती हैं, ऑल अदर्स टू द स्टेट लेजिस्लेचर, जो स्टेट के लेजिस्लेचर्स हैं उनको चली जाती हैं। तो इस तरह से अमेरिका के अंदर एक फेडरलिज्म का निज़ाम है। इसी तरह अगर कहीं किसी जगह पे तनाज़ा आ जाए, यानी सेंटर कहे कि इस काम पे मैंने आइनसाजी करनी है और स्टेट्स कहें कि नहीं इस काम पे हमारा ला लागू होना चाहिए या हम जो कहते हैं वैसा होना चाहिए, तो फिर मसला जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास और वहाँ पे जुडिशल रिव्यू के ज़रिए या सुप्रीम कोर्ट इस बात का अल्टीमेट फ़ैसला करेगी कि आया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की इस बात पे माननी चाहिए या कि फेडरेटिंग यूनिट्स की। तो इस तरह से अमेरिका एक फेडरल स्टेट है। इसके बाद नंबर 6 पर आता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये आप जानते हैं कि अमेरिका एक सदारती निज़ाम है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या फ़र्क होता है, इस पर आप मेरी अलग से वीडियो देख सकते हैं। इसी तरह बाई कैमरल है, इसमें 2 हाउसेज हैं, एक तरफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, एक तरफ सेनेट है। इस पर हम डिटेल से आगे देखेंगे। इसके बाद नंबर 8 पर आता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। अमेरिका के अंदर जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, जो जजेस होते हैं वो लाइफ टाइम के लिए होते हैं। इससे पहले सिर्फ इम्पीचमेंट के ज़रिए उनको हटाया जा सकता है, अदरवाइज़ आप उनको हटा नहीं सकते। तो इस तरह से अमेरिका के अंदर जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है वो काफ़ी हद तक इंश्योर्ड है। इसके बाद नंबर 9 पे आता है इम्पीचमेंट, यानी कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट को इम्पीच करने का पूरा तरीका देता है, जिसको मैं आगे डिटेल से आपको बताऊंगा। तो ये कुछ फीचर्स थे अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। ये यहाँ से अब थोड़ी सी आपकी बेस बनेगी अमेरिका के पॉलिटिकल सिस्टम को समझने की। तो आइए अब हम आगे देखते हैं अमेरिकन कांग्रेस के। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट में 2 हाउसेज हैं, एक तरफ नेशनल असम्बली और एक तरफ सेनेट है। इसी तरह अमेरिका के अंदर जो अमेरिका की पार्लियामेंट है उसको बोला जाता है कांग्रेस, ठीक है, जिसमें 2 हाउसेज आते हैं, एक तरफ है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और एक तरफ होता है सेनेट। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ये क्या है। अमेरिका का जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसमें टोटल 435 अफराद हैं, ठीक है। 25 ईयर्स एज है, यानी कि कम से कम इतनी आपकी होनी चाहिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का मेंबर बनने के लिए। इसी तरह अमेरिका का 7 साल के लिए आप प्रेसिडेंट हो लाजमी तौर पे। इसी तरह 2 ईयर टर्म्स है, यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की 2 ईयर्स टर्म है, 2 साल के बाद इलेक्शन होते हैं और जो प्रेसिडेंट होता है उसके 4 साल के बाद इलेक्शन होते हैं। तो ये इसका मेन क्राइटेरिया है। इसके अलावा ऑल मनी बिल्स ओरिजिनेट फ्रॉम दिस हाउस, ये बड़ा एक अहम पॉइंट है, यानी कि ये यूके के अंदर भी है और अमेरिका के अंदर भी है और पाकिस्तान के अंदर भी है। तो इसमें क्या होता है कि जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो डायरेक्टली लोगों की नुमाइंदगी कर रहा होता है, तो जितने भी बिल मनी बिल्स होंगे, मनी बिल से मुराद वो बिल जहाँ पर पब्लिक का पैसा जिससे मुतल्लिक हो, यानी कि जो भी टैक्सेशन से मुतल्लिक हो, या ऐसा बिल जिसमें लोगों से जो आपने टैक्स लिया है या जो पब्लिक फंड्स हैं वो आपने लगाने हैं, तो उसको हम मनी बिल्स बोलते हैं। तो जो भी मनी बिल्स होंगे वो इसी हाउस से, यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से ही निकलेंगे, सेनेट से नहीं निकल सकते। मनी बिल्स के अलावा जितने भी बिल्स होते हैं वो सेनेट से भी निकल सकते हैं, यानी पहले सेनेट से भी कोई बंदा प्रपोज कर सकता है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से भी, लेकिन मनी बिल्स सिर्फ और सिर्फ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से ही निकलेंगे। इसी तरह यूके के अंदर भी ऐसा है, जो भी मनी बिल्स हैं वो हाउस ऑफ कॉमन से निकलते हैं, वहाँ का जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है वहाँ से नहीं निकल सकते। इसी तरह इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम दिस हाउस। अगर आप प्रेसिडेंट को इम्पीच करना चाहते हैं, जिसको हम आगे डिटेल से देखेंगे, तो सबसे पहले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से ही ये काम शुरू होता है और सिंपल मेजॉरिटी अगर हासिल हो जाए तो प्रेसिडेंट इम्पीच हो जाता है, लेकिन मुकम्मल तौर पर नहीं होता। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में अगर सिंपल मेजॉरिटी यानी 435 हैं तो ये आलमोस्ट बनते हैं 218,
तो अगर 218 अफराद ये वोट कर दें कि फ़लाँ प्रेसिडेंट या फ़लाँ जो सुप्रीम कोर्ट का जज है उसको इम्पीच किया जाता है, तो उसके बाद वो इम्पीच हो जाता है। उसके बाद ख़ास तौर पर सदर के हवाले से फिर सेनेट के अंदर उसका मज़ीद ट्रायल होता है, जिसमें मैं आगे आपको बताऊँगा कि अगर अमेरिका के अंदर 68 सेनेटर्स यानी कि ऑलमोस्ट 68 सेनेटर्स अगर ये कह दें, यानी कि पहले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से ये काम शुरू हो गया और सेनेट के अंदर उसका फाइनल ट्रायल होगा और 68 सेनेटर्स अगर कहते हैं कि बिल्कुल इसको इम्पीच होना चाहिए, तो उसके बाद जो प्रेसिडेंट है वो अपनी पोजीशन को खो देगा। ठीक हो गया? तो इस तरह से मुकम्मल तौर पे इम्पीचमेंट होती है। लेकिन अहम बात क्या है कि इसका जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से होता है। इसी तरह इफ़ नो प्रेसिडेंट गेट मेजॉरिटी इन इलेक्टोरल कॉलेज देन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव चूज इट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अमेरिका के अंदर सदर को चूज़ करने के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज है ये बड़ा अहम किरदार अदा करता है। अब अमेरिका के अंदर सदर को कैसे चूज़ किया जाता है और इलेक्टोरल कॉलेज क्या है, इस पे आप मेरी अलग से वीडियो देख सकते हैं। अमेरिका के अंदर सदर को चूज़ करने के लिए 538 वोट्स चाहिए होते हैं, यानी इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर इतने वोट्स चाहिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये एक इवन नंबर है, तो फ़र्ज़ करें आधे वोट्स एक जो कैंडिडेट है उसको पड़ गए और आधे दूसरे को पड़ गए, तो फिर क्या करें? तो इस सूरत में जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है ये प्रेसिडेंट का इंतखाब करता है अपने अंदर वोटिंग करके कि कौन प्रेसिडेंट होगा और कौन नहीं होगा। तो ये था अमेरिकन कांग्रेस के हवाले से। ठीक है, आगे हम देखते हैं सेनेट के हवाले से कि वो क्या होता है। इसके बाद हम बात करते हैं अमेरिकन सेनेट के हवाले से कि ये क्या चीज़ है। तो इसमें टोटल 100 सेनेटर्स होते हैं, चूँकि अमेरिका के अंदर 50 रियासतें हैं और हर रियासत से 2 सेनेटर्स होते हैं, तो 2 फ्रॉम ईच स्टेट, तो इस तरह से टोटल 100 बनते हैं। 6 ईयर टर्म 6 साल के लिए ये होते हैं। पीछे जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के थे ये 2 साल के लिए होते हैं। इस तरह 1/3 रिटायर आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद जो 1/3 हैं ये रिटायर हो जाएंगे और टोटल जो एक सेनेटर है वो 6 साल के लिए सर्व करेगा। इसी तरह 30 ईयर एज होनी चाहिए इसका मेंबर बनने के लिए। HOR यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का मेंबर बनने के लिए 25 साल होनी चाहिए और रेजिडेंट ऑफ USA फॉर 9 ईयर्स, पीछे हमने देखा था 7 ईयर्स। तो 9 साल के लिए अगर आप इसके रेजिडेंट हैं अमेरिका के तो आप सेनेट का मेंबर बन सकते हैं। इसके अलावा बिफोर 17th अमेंडमेंट, ये बड़ा अहम पॉइंट है। 17वीं तरमीम से पहले अमेरिका के जो सेनेटर्स थे वो स्टेट लेजिस्लेचर के ज़रिए उनकी नॉमिनेशन की जाती है, यानी 50 रियासतें, हर रियासत का अपना एक लेजिस्लेचर है, तो वहाँ के जो लेजिस्लेचर थे वो नॉमिनेट करते थे कि हमारी रियासत की तरफ से कौन से 2 सेनेटर्स होंगे। लेकिन 17वीं तरमीम के बाद इस काम को ख़त्म कर दिया गया और अब वोटिंग के ज़रिए, अब जिस तरह हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में अवाम चूज़ करते हैं लोगों को कि वो उसमें जाके बैठें, इसी तरह अब अमेरिका के अंदर जो सेनेटर्स हैं उनको लोग चूज़ करते हैं और उसके बाद वो सेनेट में आके बैठते हैं। तो ऐसा हुआ 17वीं तरमीम के बाद। इसी तरह आल बिल्स एक्सेप्ट मनी बिल्स, जिस तरह मैंने पीछे आपको बताया, मनी बिल्स के अलावा यानी ऐसा बिल जिसमें लोगों का पैसा शामिल है वो सेनेट से शुरू नहीं हो सकता। अदरवाइज़ कोई भी बिल सेनेट से भी शुरू हो सकता है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से भी शुरू हो सकता है। इसी तरह सेनेट का सबसे अहम रोल यहाँ पर आता है। ठीक है, ऑल प्रेसिडेंशियल अपॉइंटमेंट्स 2/3 मेजोरिटी। सदर कोई भी किसी भी बंदे को अपॉइंट करता है, नॉमिनेट करता है या कुछ भी करता है तो सेनेट से उसकी अप्रूवल बड़ी लाजमी होती है और 2/3 मेजोरिटी से लाजमी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि सदर कोई भी काम करे, किसी किस्म की भी अपॉइंटमेंट करे, तो उस पर जो सेनेट का रोल है वो बड़ा अहम होता है। इसी तरह रेटिफिकेशन ऑफ ट्रीटीज़, कोई भी ट्रीटी फॉरेन कंट्री के साथ साइन की जाती है तो वो भी सेनेट से पास होना लाजमी होती है, अदरवाइज़ आप उसको पास नहीं कर सकते या किसी भी तरह से लेके नहीं चल सकते। इसी तरह इम्पीचमेंट ट्रायल, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ये शुरू होता है और जो सेनेट होती है वो उसका फाइनल ट्रायल करती है। ठीक है, और सेनेट से अगर ये प्रूफ हो जाए कि हाँ वाकई इस बंदे को इम्पीच करना चाहिए और जैसे मैंने आपको बताया 68 सेनेटर्स ये कह दें तो फिर वो जो प्रेसिडेंट है वो फॉर्मली इम्पीच हो जाता है। लेकिन अमेरिका की तारीख में आज तक कोई भी प्रेसिडेंट इम्पीच नहीं हुआ। हम जिन प्रेसिडेंट्स का नाम सुनते हैं वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से इम्पीच हुए हैं, सेनेट से नहीं हुए। तो इनडायरेक्ट वो टोटली यानी 100% इम्पीच नहीं हुए, लेकिन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से हुए हैं। इसी तरह इलेक्ट वाइस प्रेसिडेंट, तो पीछे मैंने आपको बताया कि अगर इलेक्टोरल कॉलेज में डेडलॉक हो जाता है तो फिर जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है वो प्रेसिडेंट को चूज़ करता है। लेकिन अगर वाइस प्रेसिडेंट में भी ऐसा ही हो, यानी आधे वोट एक कैंडिडेट को पड़ जाएं और आधे दूसरे को पड़ जाएं, तो फिर जो सेनेट होगा ये वाइस प्रेसिडेंट का इंतखाब करेगा। तो ये कुछ अहम रोल थे सेनेट के, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। इसको मज़ीद हम आगे देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कि अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंड करने का क्या तरीका है। अब अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के 2 तरीके हैं और उसमें जो पहला तरीका वो ये है। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 27 अमेंडमेंट्स हुई हैं और वो सारी की
सारी अमेंडमेंट्स इसी पहले तरीके से ही हुई हैं। जो दूसरा तरीका है वो कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। अब जो ये तरीका ये क्या है, बोथ चैम्बर्स ऑफ कांग्रेस विद 2/3 मेजोरिटी में प्रपोज एन अमेंडमेंट, यानी सेनेट और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, दोनों हाउसेस 2/3 मेजोरिटी के साथ प्रपोज करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये अमेंडमेंट होनी चाहिए या ये अमेंडमेंट नहीं होनी चाहिए। तो यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ जॉइंट रेजोल्यूशन, यानी कि ये एक रेजोल्यूशन की फॉर्म में पेश करते हैं कि फ़र्ज़ करें एक ड्राफ्ट बना दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चेंजेस होना चाहिए या ये चेंजेस नहीं होना चाहिए या जो कुछ भी है, यानी ये अमेंडमेंट होनी चाहिए। जब सेनेट से और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से ये रेजोल्यूशन 2/3 मेजोरिटी के साथ पास हो जाएगी तो उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, इफ़ 3/4 ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स अप्रूव दैट प्रपोजल, यानी कि टोटल 50 स्टेट्स हैं तो 50 में से 38 स्टेट्स जो कि 3/4 बनती हैं, तो अगर 38 स्टेट्स इसको अप्रूव कर दें जो कि यहाँ से अप्रूव हो चुका है, तो फिर वो जो अमेंडमेंट है वो एक्सेप्ट कर ली जाएगी, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो अमेंड हो जाएगा। तो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का ये एक तरीका है कि 2/3 मेजोरिटी कांग्रेस से चाहिए, उसके बाद 3/4 मेजोरिटी आपको स्टेट से चाहिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो जाएगा। अब अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका में जो पहला स्टेप है वो क्या है कि 2/3 यानी कि कम अज़ कम जो 34 स्टेट्स के लेजिस्लेचर्स हैं, यानी 34 स्टेट्स हैं, वो क्या करें, ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर रिक्वेस्ट फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन टू प्रपोज अमेंडमेंट्स। तो 34 स्टेट्स के जो लेजिस्लेचर्स हैं, यानी 34 जो स्टेट्स हैं, वो कांग्रेस से ये कहें कि क्या करना चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन कन्वे करनी चाहिए या एक मुनक़द करनी चाहिए कि जिसके अंदर इस चीज़ को डिस्कस किया जाए, या ये जो 2/3 स्टेट्स हैं, 34 स्टेट्स हैं, ये कहें कि ये फ़लाँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होनी चाहिए, तो वो प्रपोजल्स लेकर आएँ और कांग्रेस से कहें कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन का इंतज़ाम किया जाए। तो उसके बाद वो होगी, इन द कन्वेंशन प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स विल बी डिस्कस्ड। तो ज़ाहिर सी बात है अगर वो कन्वेंशन होती है तो उसमें डिस्कस की जाएंगी। अब आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वाला मेथड इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि 34 स्टेट्स किसी एक बात पे मुत्तफिक हो जाएं और वो कहें कि ये वाली अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होनी चाहिए। ये पीछे जो हमने देखा इसमें पहला स्टेप था कि जो बोथ चैम्बर्स ऑफ कांग्रेस हैं, यानी कि जो कांग्रेस है जिसमें सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, वो सबसे पहले स्टेप लेंगे। तो ये वाला स्टेप लेना आसान है क्योंकि इसमें मेंबर्स कम हैं। यहाँ पर 34 स्टेट्स के लेजिस्लेचर्स हैं, ठीक है, 34 स्टेट्स हैं, फिर उनके लेजिस्लेचर्स हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 34 स्टेट्स किसी एक बात पे मुत्तफिक हो जाएं और वो कहें कि ये अमेंडमेंट करनी चाहिए। बहरहाल ये एक तरीका है जो कि उसमें दिया हुआ है। तो अगर ऐसा होता है, ये प्रपोजल देते हैं, फिर वो कन्वेंशन होती है और उसमें उसको प्रपोज किया जाता है, और दूसरा स्टेप वही है जो पीछे था, प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स मस्ट बी रेटिफाइड बाय 3/4 यानी 38 ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स। तो अगर यहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो कन्वेंशन हुई है इसमें उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि ठीक है ये अमेंडमेंट होनी चाहिए, तो उसके बाद फिर 38 स्टेट्स उसको अप्रूव करेंगी। अगर वो करती हैं कम अज़ कम इतनी, तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अमेंड हो जाएगा, अदरवाइज़ वो अमेंड नहीं हो जाएगा। अब इसके अलावा इस सारे प्रोसेस के अंदर प्रेसिडेंट हैज़ नो रोल इन दिस होल प्रोसेस। प्रेसिडेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में किसी किस्म का कोई रोल नहीं है, ना इसके पास वीटो पावर है, ना ही इसने जो बिल है उसको अप्रूव करना है या उसको डिसअप्रूव करना है। तो प्रेसिडेंट का इस पूरे सिलसिले में कोई रोल नहीं है। तो ये दो तरीके हैं अमेरिका के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया 27 अमेंडमेंट्स हुई हैं, तो वो सारी की सारी इसी मेथड के ज़रिए हुई हैं, दूसरे मेथड को यूज़ नहीं किया गया। तो उसको मज़ीद आगे देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए जनरल नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, ये सारी की सारी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। पहली जो 10 थी ये फंडामेंटल राइट्स थे, 13वीं जो थी ये स्लेवरी के हवाले से थी, 15 ब्लैक वार एनफ्रेंचाइज्ड, जो 17 थी इलेक्शंस ऑफ द सेनेटर्स। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि इससे पहले जो स्टेट लेजिस्लेचर थे वो नॉमिनेट करते थे, लेकिन 17वीं तरमीम के बाद जो सेनेटर्स हैं उनका भी इलेक्शन होता है। इसी तरह राइट टू वोट टू वुमन, ये 19वीं तरमीम थी। 22वीं में थर्ड टर्म ऑफ प्रेसिडेंसी, इसको ख़त्म किया गया। इसके अलावा 26 में 18 ईयर वोटर एज, उससे पहले 21 थी, लेकिन 26वीं तरमीम में 21 किया गया। इसके बाद जो सबसे आखिरी 27th अमेंडमेंट है ये 1992 में साइन की गई। अब ये जो अमेंडमेंट है ये बड़ी दिलचस्प है, ठीक है। ये जो असल अमेंडमेंट है ये 1789 में प्रपोज की गई थी और तकरीबन 203 साल के बाद इसको रेटिफाई यानी कि किया गया, 27th अमेंडमेंट के सिलसिले में इसको पूरा किया गया। तो 203 साल के बाद ये अमेंडमेंट अमल में आई। अब इसमें क्या था, इसमें बेसिकली ये था कि कोई भी जो सेनेटर है या जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का मेंबर है, अगर वो प्रपोज़ल देते हैं कि सैलरीज़ इंक्रीज़ होनी चाहिए, तो और वो पास हो जाता है, तो उस पर जो अमल होगा वो अगले इलेक्शन के बाद होगा। मिसाल के तौर पर अमेरिका के अंदर 2025 में इलेक्शन होने हैं, लेकिन 2024 में जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर
मेंबर्स हैं वो कहते हैं कि हमारी जो सैलरीज़ है उसमें 20% इजाफा होना चाहिए। तो 27th अमेंडमेंट ये कहती है कि अगर ये बिल पास हो जाता है, ठीक है, दोनों हाउसेज से, और ये सारा कुछ हो जाता है, तो इस पे जो अमल होगा वो 2025 के इलेक्शंस के बाद होगा, ठीक है, ताकि फ्रेश मैंडेट लोगों के सामने आ जाए और लोगों को पता हो कि अब ये है तो वो उस हिसाब से अपनी वोटिंग करे या जो कुछ भी उन्होंने करना है। तो ये 27th अमेंडमेंट थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स थी अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आप इनको याद कर सकते हैं। इसको हम मज़ीद आगे देखते हैं। इसके बाद सेकंड लास्ट में हम देखते हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट। अमेरिका के अंदर अगर आपने प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है तो उसका क्या तरीका है। तो स्टार्ट्स इन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, एनी मेंबर्स में स्टार्ट। इसके बाद उस पर जो चार्जेस हैं वो लागू किए जाते हैं, किसने ट्रीजन की है, करप्शन की है या जो कुछ भी इसने किया है। इसके बाद सिंपल मेजोरिटी चाहिए, 218 मेंबर्स की है, ठीक है, टोटल 435 हैं। तो 218 मेंबर्स अगर ये कह देते हैं कि वाकई इस प्रेसिडेंट को इम्पीच होना चाहिए तो उसको वहाँ से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से इम्पीच कर दिया जाता है। तो यहाँ से जो प्रेसिडेंट है वो इम्पीच हो गया, उसके बाद वो कहाँ जाएगा, सेनेट में जाएगा। आफ्टर दिस सेनेट हेल्ड अ ट्रायल, वो ट्रायल करता है। जो चीफ जस्टिस अमेरिका का होता है वो प्रिजाइड्स ओवर द ट्रायल, वो इसको प्रिजाइड करता है। इसके बाद आफ्टर दिस 2/3 जो कि तकरीबन 67 बनते हैं, पहले मैं आपको 68 बता रहा था, तो ये तकरीबन 67 बनते हैं, आर रिक्वायर्ड टू रिमूव इट, ठीक है। तो अगर सेनेटर 67 सेनेटर्स ये कह दें कि वाकई इसको रिमूव होना चाहिए तो उसके बाद वो रिमूव हो जाएगा। तो जो प्रेसिडेंट है इस तरह से फॉर्मली वो क्या हो जाएगा, इम्पीच हो जाएगा। नो यूएस प्रेसिडेंट हैज़ एवर बीन रिमूव्ड बाय दिस मेथड, यानी कि कोई भी अमेरिका का सदर इस तरीके से नहीं हटा। ये जो हम सुनते हैं एंड्रयू जॉनसन हो गया, बिल क्लिंटन हो गया, डोनाल्ड ट्रंप हो गया, ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से इम्पीच हुए हैं, ये सेनेट से इम्पीच नहीं हुए। इसी तरह रिचर्ड निक्सन के बारे में हम सुनते हैं 1974 में, इनके बारे में आता है कि ये इम्पीच इन्होंने हो जाना था, यानी कि इन्होंने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से भी और सेनेट से भी हो जाना था, लेकिन उससे पहले ही इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, तो इस तरह से ये बच गए थे। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से इम्पीच हुए लेकिन सेनेट से ये बच गए थे, तो इस तरह से ये बाकायदा तौर पर अपनी पोजीशन से नहीं हटे थे। तो ये वो तरीका है अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट को इम्पीच करने का कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इस काम को शुरू करेगा, सेनेट के अंदर ट्रायल होगा और फिर 2/3 मेजोरिटी के साथ इसको इम्पीच कर दिया जाएगा। तो इसको मज़ीद आगे देखते हैं। इसके बाद सबसे लास्ट में हम देखते हैं फेडरल जुडिशल सिस्टम ऑफ अमेरिका, कि अमेरिका का जो जुडिशल सिस्टम है वो कैसा है, जिसमें ख़ास तौर पे हम सुप्रीम कोर्ट को देखेंगे। तो अमेरिका के अंदर सुप्रीम कोर्ट वैसे ही है जैसे बाकी दुनिया के अंदर है, लेकिन एक फ़र्क है कि अमेरिका के अंदर जो जजेस होते हैं वो लाइफ टाइम के लिए होते हैं। तो अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें टोटल 9 जजेस हैं जो कि लाइफ टाइम के लिए होते हैं और उनको इम्पीच के ज़रिए हटाया जा सकता है, अदरवाइज़ आप उसको रिमूव नहीं कर सकते। इसी तरह हियर केसेस विच अराइज फ्रॉम लोअर कोर्ट्स, जाहिर सी बात है जो सुप्रीम कोर्ट में केसेस होते हैं वो कोई छोटे मोटे केस नहीं होते, वो बड़ी नौयत के केस होते हैं, या फिर जो लोअर कोर्ट से आते हैं तो उसको वो करते हैं। तो लोअर कोर्ट से या किसी भी कोर्ट से अगर कोई भी केस सुप्रीम कोर्ट में आता है और सुप्रीम कोर्ट के इन 9 में से 4 जस्टिस, यानी कि 4 जो जस्टिस हैं वो ये कह दें कि इस केस को सुनना चाहिए तो फिर उसको केस को सुना जाएगा। अगर कम से कम 4 ना कहें तो फिर उस केस को आप नहीं सुन सकते, यानी कि वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं चलेगा। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, जजेस आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट रेटिफाइड बाय सेनेट। तो सेनेट यानी प्रेसिडेंट कोई भी अपॉइंटमेंट करता है और तो जो सेनेट होता है वो उसको रेटिफाई लाजमी करता है। जुडिशरी इज़ पॉलिटिकल एज वेल एज लीगल इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ तक तो वो हो गया कि जो हर कंट्री में होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जजेस ने, जाहिर सी बात है कोई भी सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने फैसले करने हैं, निचली अदालतों से जो भी केसेस आएंगे वो उसको सुनेंगे, और एक अहम फीचर था कि ये लाइफ टाइम के लिए होते हैं। इसके बाद ये इसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जुडिशरी इज़ पॉलिटिकल एज वेल एज लीगल इंस्टीट्यूशन, के लीगल इंस्टीट्यूशन तो है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करनी है, कोई भी फैसले लास्ट के मुताबिक करने हैं वो तो है, लेकिन इसके साथ साथ ये पॉलिटिकल भी है। अब ये कैसे है, अब इसकी मिसाल हमें मिलती है ओबरफेल और होजिस केस में जो कि 2015 में हुआ। इस केस के अंदर जो सेम सेक्स मैरिज थी अमेरिका के अंदर, इसको लीगलाइज कर दिया गया और ये बड़ा एक रेवोल्यूशनरी फैसला था। आपकी जाहिर सी बात है जो सेम सेक्स मैरिज है इससे पहले ये लीगलाइज नहीं थी, लेकिन 2015 में इसको लीगलाइज कर दिया गया। और जो वोटिंग थी वो 5-4 से हुई, यानी जो 9 जजेस थे वो सारे के सारे इसमें बैठे और 5 की मेजोरिटी से सेम सेक्स मैरिज अमेरिका के अंदर लीगलाइज हुई। लेकिन इसमें अहम फीचर क्या था, इसमें अहम फीचर ये था कि जो 4 जजेस थे जिन्होंने रिजेक्ट किया था कि नहीं होनी चाहिए, वो सारे के सारे वो थे जिनको रिपब्लिकन ने नॉमिनेट किया था, और जो 5 जजेस जिन्होंने इसको लीगलाइज किया वो थे जिनको डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से नॉमिनेट किया गया था। डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से मतलब जो डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट था उसने नॉमिनेट किया था, और जो 4 थे उसको रिपब्लिकन के प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया था। तो यहाँ से हमें एक बड़ा क्लियर मैसेज मिलता है, ठीक है, कि 4 के 4 जिन्होंने रिजेक्ट किया वो सारे रिपब्लिकन थे और 5 के 5
जो जिन्होंने उसको लीगलाइज़ किया वो सारे के सारे डेमोक्रेट्स थे। तो ज़ाहिर सी बात है इसकी आप अपने तौर पे तशरीह कर सकते हैं कि क्या हो सकती है। कोई मिक्स नहीं है कि 2-3 जजेस इधर से हो गया, 2-3 जजेस इधर से हो गए, तो इस तरह से। तो बाकायदा क्लियर कट हमें एक डिस्टिंक्शन नज़र आती है। तो यहाँ से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो जुडिशरी है वो पॉलिटिकल भी है और लीगल इंस्टीट्यूशन भी है। तो ये था अमेरिका के अंदर जुडिशरी के हवाले से, और ये ओवरऑल था अमेरिका के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम के हवाले से कि अमेरिका के अंदर जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो क्या है, वो कैसे काम करता है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, कांग्रेस कैसी है, ठीक है, अमेंडमेंट कैसे कर सकते हैं, इम्पीचमेंट कैसे कर सकते हैं, और जुडिशल सिस्टम कैसे है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि अमेरिका के अंदर जो सदर है उसका कैसे इंतखाब किया जाता है, उसको पहले मैंने इसी में ऐड किया था, लेकिन फिर मैंने उसको सेपरेट कर दिया क्योंकि वीडियो की लेंथ इससे काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है। तो आप उस पे मेरी अलग से वीडियो देख सकते हैं, यूके के पॉलिटिकल सिस्टम पे अलग से वीडियो देख सकते हैं, और पॉलिटिकल साइंस के बाकी टॉपिक्स जैसे ना पॉलिटिकल साइंस क्या, पॉलिटिक्स क्या, लॉ क्या, स्टेट क्या है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट क्या है, पाकिस्तान की हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, और इस तरह के जो बाकी टॉपिक्स हैं उस सब पे आप मेरी अलग से वीडियोज़ देख सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने का शुक्रिया।